वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 10th के फिजिक्स में हम लोग अभी रिफ्रैक्शन लेसन देख रहे हैं और इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने रिफ्रैक्शन देख लिया था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चर्चा कर रहे हैं। कल काफी कुछ हमने समझा था, आज उसी कड़ी में थोड़ा सा आगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर से आता है वाटर में, तो उसके अनुसार हमने ये ले लिया एंगल आई और ये एंगल आर। तो और वैक्यूम में लाइट का स्पीड c मानिए, वाटर में लाइट का स्पीड v1 मान लीजिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। हमने कल बताया था विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम जब हो तो ये लिखना जरूरी नहीं है, इस टर्म को हम लोग कह सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो गया, तो ये साइन आई अपॉन साइन आर जो हो जाएगा c अपॉन वी के बराबर। इस पर अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आता है 4/3 विच इज इक्वल टू 1.333। अब यहां ये देखिए क्वेश्चन इस पर कभी कभी आता है कि वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया रहेगा 1.333 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन रहेगा कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ऐसे केस में आपको रिलेशन तो मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू c अपॉन v, और आपको क्या कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v इज इक्वल टू c अपॉन म्यू, और इस प्रकार c की वैल्यू डालेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डालेंगे 4/3 डालिए या 1.333। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन रह सकता है। दूसरी बात एक समझें, अगर ऐसा बना दिया जाए कि लाइट जो है वाटर से एयर में जा रहा है, एयर या वैक्यूम में जा रहा है। मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट वाटर से चला और एयर में गया, तो जाहिर है कि वाटर जो है डेंसर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमने अभी माना v1, और एयर जो है एयर या वैक्यूम रेयरर मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हमने c माना। तो इसमें एंगल I यहां देखिए वाटर में बना है क्योंकि लाइट चला है वाटर से, और एंगल R बना है एयर या वैक्यूम में क्योंकि लाइट इंटर किया है दूसरे मीडियम वैक्यूम में R। तो यहां अगर स्नेल्स लॉ के अनुसार हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां देख लीजिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये लाइट कहां से चला, वाटर से चला, और कहां को गया, वैक्यूम में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। देखिए उल्टा हो जाएगा, यहां ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर था, यहां ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया। तो ये हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर, और दिस इज इक्वल टू v1/c। देखिए सारे चीज उल्टा हो गए, तो इसका वैल्यू 4/3 हुआ था तो इसका वैल्यू 3/4। यानी यहां आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर मैं मिटा के कुछ आगे और बताता हूं। अब मान लीजिए
सेकेंड मीडियम है हमारा ग्लास, और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है v2 मान लीजिए, और फर्स्ट मीडियम है वाटर। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट को आप v1 मान लीजिए, और कोई रे ऑफ लाइट वाटर से इंटर किया ग्लास में, ये नॉर्मल बना दिया। तो चूंकि ग्लास डेंसर मीडियम है तो लाइट वाटर में इन करते ही टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा, और ये मैंने बना दिया एंगल आई और एंगल आर। तो इसके अनुसार जब करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये देखिए हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ के अनुसार, और ये आएगा v1 अपॉन v2। हमने एक बात ये भी बताया था आपको कि अगर लाइट वैक्यूम या एयर से ग्लास में जाता है, ये मान लीजिए वैक्यूम और एयर है, यहां से ग्लास में आया, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हमने माना है v2, ये इसके अनुसार I और R हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम करेंगे, तो वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू एयर करने की जरूरत नहीं होती है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया। ये हो गया आपका साइन I अपॉन साइन R, दिस इज इक्वल टू C बाई V2। तो अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम लोग पुट करेंगे, तो ये जहां तक मुझे याद है मैं लिख देता हूं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाता है 3/2 यानी 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। आप देख रहे हैं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, स्पीड तो स्पीड साइन आई साइन आर, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप जहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखेंगे वहां लिख देंगे कि इट हैज नो यूनिट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां देख लीजिए एक चीज, तो देखिए कि अगर यहाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पुट करेंगे, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आ जाएगा। और कल हमने एक चीज देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो अभी हमने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है 4/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3/2 × 3/4। तो इस प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये आ गया है 9/8, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 होता है। तो यहां भी आप देख लीजिए, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आप पुट करते हैं तो ये वैल्यू वही आएगा 9/8। ये सब मिला लें, बार बार देखें तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब रिफ्रैक्शन के कारण कुछ नेचर में होने वाले फिनोमेना को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा हम लोग समझ लें, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ये लैब में एक्सपेरिमेंट कराया भी जाता है। अगर इसमें कोई रे ऑफ लाइट यहां से हम लोग इंटर कराते हैं, ऊपर एयर है नीचे भी एयर है, तो यहां देख लीजिए ये लाइट रे एयर से इन किया ग्लास में, तो ये जाहिर है कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि अब ग्लास से अगेन एयर में आ रहा है, तो ये अगेन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। यानी जब रेयरर से डेंसर मीडियम में आया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड किया, और फिर जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी यहां जितना टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाता है यहां पे उतना ही अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप पाएंगे क्या ये पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब के लिए कि जो इंसिडेंट, ये इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे,
इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और ग्लास में इंटर करने के बाद जो लाइट रे निकल रहा है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो आप पाएंगे कि इंसिडेंट रे जो है और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। यानी अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस रे का पाथ ये रहा होता, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से ये पाथ ये बन गया। तो यानी ग्लास स्लैब होने से हुआ क्या, ये रे तो डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन तो सेम है, बस ये रे जो है लैटरली डिस्प्लेस्ड हो गया। इससे जितना ये इधर डिस्प्लेस्ड हो जाता है इस दूरी को हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद एक और मैं फेनोमेना दिखाता हूं आपको। आप बच्चों को अक्सर खेलने की आदत होती है, तो आप देखे होंगे कि भरी हुई बाल्टी कम गहरी दिखती है और खाली बाल्टी ज्यादा गहरी दिखती है। ये भी एक रिफ्लेक्शन की वजह से ऑप्टिकल फिनोमेना है। इसको समझे कैसे? मान लीजिए ये कोई कंटेनर है जिसमें वाटर फुल किया हुआ है, तो ये इसकी है असली गहराई, रियल डेप्थ। और मान लीजिए इसके बॉटम में कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो इसको बाहर से देखा जा रहा है। तो मान लीजिए यहां से दो रे चलाते हैं, अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो रे चला ऑब्जेक्ट से, तो ये एंगल आई वाटर से एयर में जा रहा है, तो ये स्लाइटली नॉर्मल से दूर चला गया, ये एंगल आर। और ये जो दूसरा रे चला है इसके लिए ये एंगल I1 और ये एंगल R1, ये भी जो है वाटर से जब एयर में जा रहा है तो स्लाइटली नॉर्मल से दूर चला गया। अब ये दोनों रे आगे डाइवर्स होते जा रहे हैं। अगर यहां पर हम लोग अपनी आंख से देखें तो आंखों में ये जो रे इंटर करेगा तो आंखों को लगेगा, इसी रे को डॉटेड करके आगे बढ़ाइए तो यहां मिलते हैं, तो लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रहा है। तो हमें इस कंटेनर का बॉटम यहां ना दिख के, चूंकि ऑब्जेक्ट बॉटम में है और ऑब्जेक्ट दिख रहा है यहां, तो अब आप ये समझिए कि हमें इसका बॉटम ही यहां पे इस लेवल पे दिखने लगा। यानी खाली कंटेनर आपको इतना गहरा दिखता तो भरा हुआ कंटेनर इतना गहरा दिख रहा है। आप क्लियर देख रहे हैं कि अब आंखों को लगेगा कि ये जो लाइट है यहां से चलता हुआ आंखों में आ रहा है। तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ, यानी कम गहरी दिखने लगती है। आगे मैं बताऊंगा, हालांकि एक रिलेशन होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो एयर तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ वाटर है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे। अगर मान लीजिए ग्लास होता तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखते। जो भी है रिलेशन है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एक फेनोमेना क्लियर हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, ये आप करके भी देखेंगे। जैसे ये मान लीजिए किसी कंटेनर में वाटर फुल कर दिया जाए, थोड़ा सा कम रखते हैं, और मान लीजिए कि इसमें कोई पेंसिल या स्टिक आप ऐसे रख देते हैं। तो अब इसको हम लोग बाहर से जब देखेंगे यहां से इसके
इस स्टिक के एकदम निचले हिस्से से दो लाइट रे चलाइए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब ये दोनों रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे क्योंकि वाटर से एयर में जा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे बड़ा है क्योंकि वाटर से एयर में जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। ये दूसरा इंसिडेंट रे भी अब जब एयर में एंटर किया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब ये दोनों रे डाइवर्ज होते जा रहे हैं। अगर यहां हम लोग आंख से देखें, ये आई हमने बना दिया, तो लगेगा कि ये दोनों रे आंखों में जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो लगेगा कि आपको जो ये जो स्टिक डाला हुआ है, स्टिक का जो निचला हिस्सा है यहां न दिख के यहां दिखेगा। तो कुछ इस प्रकार आपके लिए हो जाएगा ये। यानी स्टिक अब आपको ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। पानी भरने के बाद स्टिक यहां से थोड़ा अपवर्ड बेंड दिखाई देगा और स्टिक का जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है वो हिस्सा मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। ये भी एक ऑप्टिकल फिनोमेना है, इस पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।